हेलो प्यारे बच्चों, भगवान का दिया कोई अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को जीत से दूर रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। प्यारे साथियों, आप लोग जानते हैं आप सभी का टारगेट 550 प्लस है। तो इस बैच में आप लोगों को मैं सिखलाने वाला हूं साइंस का इम्पोर्टेंट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो कि केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। उसका आज माइंड मैप मैं आप लोगों को सिखलाने वाला हूं, बतलाने वाला हूं। यानी माइंड मैप मतलब एक ऐसा तरीका जिसमें आप लोग अपने संपूर्ण चैप्टर का रिवीजन सिर्फ 1-2 मिनट में कर सकते हैं। तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जरूरी आप लोगों के लिए है ये वीडियो। तो वीडियो को अंत तक देखिए और समझने का संपूर्ण प्रयास कीजिए, क्योंकि इसी तरीके के आपको और वीडियो मिलने वाले हैं राजविजय स्मार्ट क्लासेस पे। तो आप सभी लोग अपना संपूर्ण समर्थन, प्यार और आशीर्वाद प्रदान करते रहिए। तो देखिए चैप्टर आपका जो है चैप्टर नंबर 1 है, केमिस्ट्री का है, बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए है, माइंड मैप है और कक्षा 10वीं के लिए है। एक क्लास किसके लिए है? क्लास 10 के लिए है, कक्षा 10वीं के बच्चों के लिए है। अदर भी बच्चे देख सकते हैं, वे लोग भी सीख सकते हैं। तो चैप्टर हम लोग का क्या होने वाला है? माइंड मैप सीखने वाले हैं। किसका सीखने वाले हैं? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ये आपका चैप्टर नंबर 1 है। इसी चैप्टर को बहुत ही अच्छे से डीप नॉलेज के साथ आप लोगों के बीच में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो देखिए यहाँ पे चैप्टर हम लोग का है रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है प्यारे बच्चों? जब एक या अनेक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। फिर से मैं डिफिनेशन बोल देता हूं, आप लोग ध्यान दीजिए और समझने का संपूर्ण प्रयास कीजिए। जब एक या अनेक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया को यहाँ पे कई पार्ट में बांटा गया है, जो आपको यहाँ पे एग्जाम में प्यारे साथियों 5 से 6 नंबर इस टॉपिक से मिलने वाले हैं। यानी इस वीडियो को देखने के बाद आप एग्जाम में 5 से 6 नंबर जरूर हासिल कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया हमने आपको बतला दिया है। तो परिवर्तन जो होता है प्रकृति का नियम है। आपने पहले पढ़ाई नहीं किया था, आप पढ़ाई स्टार्ट करने वाले हैं, तो यही आपका परिवर्तन है। तो यहाँ पे परिवर्तन को आगे बढ़ाएंगे आप लोग, डेली आप क्लास कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे देखिए जो रासायनिक अभिक्रिया है उसका जो पहला पार्ट है यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया, यानी यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है? अभी हमने आपको बताया कि जो रासायनिक अभिक्रिया होता है जिसमें एक या अनेक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया का एक पार्ट है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन मीन्स होता है साथ मिल जाए, जन मीन्स होता है लोग, यानी सभी लोग एक साथ मिल जाए, तो उसे क्या बोला जाता है? संयोजन अभिक्रिया बोला जाता है। देखिए संयोजन अभिक्रिया को कैसे समझेंगे? संयोजन मीन्स होता है साथ हो जाए, जन मीन्स होता है लोग, यानी सभी लोग एक साथ मिलकर कोई नया एक पदार्थ बना दे, उसी को क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। देखिए कैसे समझते हैं, जैसे देखिए एक व्यक्ति यहाँ पे ए है और यहाँ पे एक व्यक्ति बी है, दोनों मिलकर एक नया वस्तु बना दिए हैं सी। देखिए केमिकल रिएक्शन का जो यहाँ पे इक्वेशन है, यहाँ पे मैंने रिएक्शन भी लिया है आपको समझाने के लिए। तो आप लोग इस वीडियो में जरूर बहुत कुछ सीखने वाले हैं। आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको कक्षा 10वीं के लिए केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर में आप लोगों को संपूर्ण चीजें बताने वाला हूं। तो देखिए यहाँ पे सी है, एक कार्बन है और यहाँ पे O2 है, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन का यहाँ पे योग हो गया। योग मीन्स होता है जोड़ होता है, यानी कि आपस में मिल गए, जुट गए, यानी C+O2 मिला तो क्या हो गया? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो संयोजन अभिक्रिया में हमने आपको बताया है क्या होता है। अभिक्रिया की जो परिभाषा है आपको बहुत अच्छे से याद है। जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? अभिक्रिया बोलते हैं। तो यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन में क्या होता है? दो जन यानी दो लोग जुटकर एक नया पदार्थ बना दे, एक नया यौगिक बना दे, कुछ भी बना दे, उसे क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। तो इसी को हमने याद करने का जो माइंड मैप है, यानी कि देखिए पहले पदार्थ को हमने ए से डिनोट किया, दूसरे पदार्थ को बी से डिनोट किया और बनकर एक नया पदार्थ बना, उसको हमने सी से प्रदर्शित किया। तो इस तरीके से हम लोग मतलब शॉर्टकट में रिवीजन कर सकते हैं, यानी C+O2 बन किया गया CO2। तो यहाँ पे A+B और इक्वल क्या हो गया? C। आप लोगों को उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो केमिकल रिएक्शन का दूसरा पार्ट है वो है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन यानी कि वियोजन मीन्स होता है दुख। हमें दुख कब होता है? जब हमसे कोई अलग होता है। तो यहाँ पे जब एक तत्व से दो या दो से अधिक तत्व बनते हैं तो वहां पे क्या होता है? वियोजन होता है, यानी दुख होता है। दुख कब होता है?
जब एक से मतलब दो लोग होते हैं तो वहाँ पे वियोजन होता है। तो आपसे जब कोई बिछड़ता है तो वहाँ पे वियोजन होता है। यहाँ पे एक व्यक्ति था, वो क्या था, ए था, ए से बिछड़कर यहाँ पे दो लोग बन गए तो यहाँ पे निश्चित रूप से वियोजन होगा यानी दुख होगा। इसी को वियोजन अपक्रिया कहा जाता है। समझने के लिए आप लोग क्या करेंगे, जैसे देखिए 2AgCl है, यहाँ पे 2AgCl है, सूर्य के प्रकाश में क्या हो गया, वियोजित हो गया। वियोजित मीन्स होता है अलग हो गया। अलग कैसे हो गया, 2Ag और क्या हो गया, Cl2 में बदल गया। तो देखिए आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे जो Ag है, Ag को हमने A से प्रदर्शित किया है और 2Ag को किससे प्रदर्शित किया है, B से, और जो यहाँ पे C2 है वो Cl2 है, उसको हमने C से प्रदर्शित किया है, डिनोट किया है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे कि सर अभी अगली वीडियो में आप थोड़ा सा और स्लो बताइएगा या फिर और थोड़ा सा फास्ट बताइएगा। हम लोगों को आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या रीजन है, क्या समस्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद प्यारे बच्चों आ जाएगा अपना विस्थापन अपक्रिया। क्या आ जाएगा, विस्थापन अपक्रिया। तो विस्थापन अपक्रिया में क्या होता है, जब अधिक क्रियाशील तत्व, जब कोई भी अधिक क्रियाशील तत्व दूसरे कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए आप किसी मिस्त्री को अपने घर पे रखे हुए हैं, अगर कोई दूसरा मिस्त्री उनसे अच्छा काम कर रहा है तो आप उनको क्या कर देंगे, अपने काम से अलग कर देंगे। वही अपना क्या हो जाएगा, विस्थापन अपक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जैसे ए है और यहाँ पे BC है, आपका कोई दोस्त यहाँ पे BC जो दोनों आपस में दोस्ती किए हुए हैं, यहाँ पे क्या है, एक है, ए है। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे 3 लोग हैं जो आपस में 2 लोग दोस्ती किए हुए हैं, एक लोग क्या है, अलग है। अगर कोई उनका ज्यादा ख्याल रखता है तो उनसे क्या होगा, दूरी बनाकर उनके साथ रहने लगेगा। यानी यहाँ पे देखिए ए और यहाँ पे BC है, आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, ए यहाँ पे चला जाएगा C के साथ, यहाँ पे क्या हो गया AC, और B किसके साथ हो गया, B बेचारा अकेला बच्चा। तो यहाँ पे रिएक्शन से समझ लेते हैं। रिएक्शन क्या है समझने के लिए यहाँ पे प्यारे बच्चों एक रिएक्शन मैंने आप लोगों के लिए लिया है। आप लोग थोड़ा सा समझने का संपूर्ण प्रयास कीजिएगा। CuSO4 और यहाँ पे प्लस Fe, CuSO4 और Fe जब आपस में क्रिया करेंगे तो क्या होगा, देखिए जो Cu है यानी कॉपर है और यहाँ पे आयरन है। तो देखिए जो कॉपर होता है कम क्रियाशील होता है, आयरन जो होता है कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है। तो लोगों को किसकी जरूरत है, अधिक क्रियाशील की, यानी जो लोग अपना अच्छे से काम करते हैं, अच्छे से ख्याल रखते हैं, उनकी जरूरत है, उनके साथ लोग जाना पसंद करते हैं। यानी यहाँ पे SO4 जो SO4 है यहाँ पे Cu के साथ था। SO4 ने देखा कि भाई जो Fe है वो Cu से अच्छा है, अच्छा काम करता है, तो उसके साथ रहना पसंद करेगा। यानी Fe के साथ Cu चला गया, यानी SO4 चला गया, Fe के साथ SO4 चला गया, तो FeSO4 और Cu बेचारा अकेला बचा, क्योंकि वो कम क्रियाशील था, यानी अच्छे से काम नहीं करता था। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ पे देखिए CuSO4 को हमने किससे प्रदर्शित किया है, यहाँ पे मान लीजिए BC से प्रदर्शित किया है, और F को हमने A से प्रदर्शित किया है, Fe को हमने A से प्रदर्शित किया है। तो यहाँ पे क्या हो गया, A जो है C के साथ चला गया, यहाँ पे क्या हुआ है, F है जो SO4 के साथ चला गया है, Fe जो है SO4 के साथ चला गया, तो FeSO4 यानी कि आयरन मतलब फेरस सल्फेट बना दिया है, और यहाँ पे Cu क्या है, जो कॉपर है, अलग हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद है द्विविस्थापन अपक्रिया। द्विविस्थापन अपक्रिया यानी आपस में दो लोग फ्रेंड हैं, आपस में अपना फ्रेंड अलग कर लिए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आराम से समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो A और B आपस में मिले हुए हैं, यहाँ पे CD आपस में मिले हुए हैं, जो A है यहाँ पे C के साथ चला गया और जो B है यहाँ पे D के साथ चला गया। तो इसी प्रकार अपना होता है द्विविस्थापन अपक्रिया। द्विविस्थापन अपक्रिया का जो डिफिनेशन होता है, ऐसी अपक्रिया जिसमें आयनों का क्या हो, आदान प्रदान हो, यानी कि प्लस आयन और ऋण आयन जो होता है, धन आयन और ऋण आयन, उसमें आयनों का आदान प्रदान हो जाए। उसका प्लस आयन दूसरे प्लस आयन दूसरे ऋण आयन के साथ, उसका जो ऋण आयन है दूसरे प्लस आयन के साथ वियोजित हो जाए, अलग हो जाए, मिल जाए, उसी को क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अपक्रिया बोलते हैं। जैसे देखिए AgNO3, यहाँ पे Ag क्या है और NO3 है, और यहाँ पे KCl है। तो क्या हुआ, Ag जो है यहाँ पे Cl के साथ चला गया, क्योंकि यहाँ पे Ag जो है प्लस है और Cl क्या है, माइनस है। तो Ag और यहाँ Cl मिल गए तो क्या बन गया, AgCl हो गया, और NO3 और क्या है यहाँ पे K है, मिलकर क्या बना दिए, KNO3 बना दिए। उम्मीद करते हैं आपको द्विविस्थापन अपक्रिया बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसी अपक्रिया जिसमें आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान, क्योंकि यहाँ पे Ag प्लस आयन और NO3 ऋण आयन है, और यहाँ पे K क्या है, प्लस आयन है, Cl क्या है, ऋण आयन है। तो यहाँ पे देखिए Ag किसके साथ चला गया, Cl के साथ चला गया, तो AgCl हो गया, और यहाँ पे NO3 किसके साथ चला गया, K के साथ चला गया, तो प्लस आयन पहले होता है, इसलिए KNO3 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आ रहा है भाई कमेंट करके बता दीजिए, फिर से बताएंगे, अगली वीडियो में शानदार तरीके से समझाएंगे। तो यहाँ पे देखिए अगली जो अपक्रिया है आ जाएगा अपना रेडॉक्स अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया, रेडॉक्स अपक्रिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आने वाले हैं, तो बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से आप लोग डिस्कस कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा।
और अगर आपको नहीं समझ में आया है ना तो एक बार वीडियो फिर से पुनः देख लीजिएगा, 2 बार 3 बार देख लीजिए, आपको जरूर याद हो जाएगा। और आप लोग जब देखते रहेंगे तो उसका रिवीजन अपने मन में करते रहेंगे तो आप लोग देख पाएंगे कि हमें डिफिनेशन या फिर रिएक्शन समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप पुनः एक बार आप देख सकते हैं और आपको संपूर्ण तैयारी आपकी हो जाएगी। रेडॉक्स अपक्रिया यानी ऐसी अपक्रिया जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का योग और ऑक्सीजन का ह्रास होता है, यानी ऐसी अपक्रिया जिसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है। ऑक्सीकरण में मतलब होता है ऑक्सीजन का योग, यानी जिसके साथ ऑक्सीजन मिलता है उसे ऑक्सीकरण बोलते हैं। तो यानी कि जो रेडॉक्स अपक्रिया है उसे क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अपक्रिया की जो डिफिनेशन है यानी ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होता है उसे क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया बोलते हैं। तो रेडॉक्स अपक्रिया की जो डिफिनेशन है उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। रेडॉक्स अपक्रिया के 2 पार्ट हैं, पहला है ऑक्सीकरण, दूसरा क्या है, अपचयन। ऑक्सीकरण को क्या बोला जाता है, ऑक्सीकरण को बोला जाता है उपचयन भी बोला जाता है। ऑक्सीकरण को क्या बोला जाता है, उपचयन बोला जाता है। उपचयन मतलब होता है ऐसी अपक्रिया जिसमें क्या हो, ऑक्सीजन का योग हो या ऑक्सीजन की वृद्धि हो। ऑक्सीजन का क्या हो, योग हो, यानी ऑक्सीजन जुट जाए या फिर उसकी वृद्धि हो, वही चीज होता है। यानी कि जो अपना होता है क्या, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण को पहला नंबर तो प्यारे साथियों बोलते हैं उपचयन। उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, यानी ऑक्सीजन यानी कि O2 एक साथ रहता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो अणु है O2 यानी 2 अणुओं के साथ में रहता है, यानी O2 यहाँ पे जुड़ता है तो उसे क्या बोलेंगे, उपचयन या फिर ऑक्सीकरण बोलेंगे। इसके बाद है अपचयन। अपचयन में क्या होता है, ऐसी अपक्रिया जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है, यानी ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, यानी कि ऑक्सीजन निकल जाता है, यानी O2 जो है नीचे की तरफ, नीचे से धीरे धीरे निकल जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, अपचयन है। अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है, यानी कि ऑक्सीजन निकल जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो रिएक्शन है, रिएक्शन के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे CuO है और प्लस का H2 है, CuO और प्लस का H2 है, रिएक्शन है, और यहाँ पे एरो मार्क है और Cu हो गया और क्या हो गया, H2O हो गया। तो कैसे समझेंगे कि यहाँ पे रेडॉक्स अपक्रिया हो रहा है। रेडॉक्स अपक्रिया में क्या होता है, जिसमें ऑक्सीकरण और उपचयन दोनों एक साथ होते हैं उसे क्या बोला जाता है, रेडॉक्स अपक्रिया बोला जाता है। इसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा है और क्या हो रहा है, और यहाँ पे अपचयन भी हो रहा है, यानी कि उपचयन और अपचयन दोनों यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है। तो आप लोग शानदार तरीके से देखते रहिए और समझते रहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे CuO यानी कि Cu के साथ यहाँ पे O है। जब देखें यहाँ पे Cu के साथ O है तो Cu क्या हुआ, यहाँ पे बेचारा अलग हो गया है, यानी कि जो देखें यहाँ पे ऑक्सीजन था Cu के साथ, वो ऑक्सीजन क्या है, Cu का साथ छोड़ दिया है, यानी ऑक्सीजन का क्या हो गया, कमी हो गया, ऑक्सीजन का क्या हो गया, ह्रास हो गया। जब ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है अपचयन। क्या बोला जाता है, अपचयन बोला जाता है। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे H2 है, यानी H2 क्या है, बस सिंपल है, यानी कि साधारण अकेला है बेचारा। यहाँ पे रिएक्शन होने के बाद जो H2 है वो किसके साथ चला गया, H2O के साथ चला गया, यानी कि जो हाइड्रोजन था हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हो गया, योग हो गया, यानी कि हाइड्रोजन पहले H2 था, इसमें ऑक्सीजन क्या हो गया, मिल गया, तो यहाँ पे क्या बन गया, H2O बन गया, यानी यहाँ पे क्या हो गया है, ऑक्सीकरण हो गया है। ऑक्सीकरण को क्या बोलते हैं, उपचयन बोलते हैं, यानी यहाँ पे आप चाहो तो इसे ऑक्सीकरण लिखो या फिर क्या लिख सकते हो आप, ऑक्सीकरण लिख सकते हो या फिर लिख सकते हो उपचयन लिख सकते हो। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए जो यहाँ पे उपचयन का जो पार्ट है, यानी जो ऑक्सीकरण का पार्ट है, वहां पे एग्जाम में आपसे संक्षारण और विकृत गणिता भी पूछा जाता है, तो इसे भी डिटेल में बता देते हैं प्यारे बच्चों। इसके साथ आपका यह संपूर्ण चैप्टर भाई बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर होने वाला है, समाप्त होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो में थोड़ा सा और बने रहेंगे, और आपको अगर नहीं समझ में आया तो भाई वीडियो को एक बार और देख लीजिए या फिर कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि इसी तरीके से आपका प्रत्येक विषय का माइंड मैप मैं आप लोग को पढ़ाता रहूंगा, समझाता रहूंगा। तो यहाँ पे देख लीजिए संक्षारण किसे कहते हैं। संक्षारण देखिए क्या होता है, जब कोई लोहे की छड़ या फिर कोई भी धातु नमी, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो वह संक्षारित हो जाती है। संक्षारित मीन्स होता है नष्ट होने लगती है। जैसे कोई लोहे की छड़ है, अगर नमी उमी के पास गई या फिर कहीं भी वायु या नमी आर्द्रता आदि पाती है तो उसमें क्या होता है, जंग लगने लगता है और वो क्या होता है, नष्ट होने लगता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, संक्षारण कहा जाता है। इसी प्रकार यहाँ पे है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता यानी कि वसा युक्त तैलीय खाद्य सामग्री, जैसे देखिए कुरकुरे हो गया, यहाँ पे क्या होता है, कुरकुरे में नाइट्रोजन गैस भरी
जाती है ताकि उसके स्वाद और गंध में कोई परिवर्तन ना हो। आप लोग देखे होंगे जो ब्रांडेड जो नमकीन होते हैं, जो अच्छे क्वालिटी के नमकीन है, उसमें भी क्या होता है, नाइट्रोजन भरा होता है। आप लोगों ने सोचा होगा कि जो नमकीन का पैकेट है वो क्यों इतना उसमें गैस भरा होता है, थोड़ा सा उसमें नमकीन रहता है और बहुत ज़्यादा गैसें होती हैं, तो वहाँ पे नाइट्रोजन गैसें भरी जाती हैं, क्योंकि नाइट्रोजन क्या होता है, सबसे सस्ती गैस है और बाकी और गैसें भी अक्रिय गैसें हैं, लेकिन उसे नहीं भरा जा सकता क्योंकि आपका नमकीन 150 रुपये का है और गैस ही आपका काफ़ी महंगा पड़ सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस पर्यावरण में बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध है जो कि निष्क्रिय है, यानी इसलिए वहाँ पे नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। यानी विकृत गंधिता क्या होता है, जब वसा युक्त तैलीय खाद्य सामग्री क्या होता है, आर्द्रता या नमी के संपर्क में आती है तो उसके स्वाद और गंध में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, उसे विकृत गंधिता बोला जाता है। विकृत गंधिता से बचाव के लिए क्या होता है, भोजन को सूर्य के प्रकाश से दूर रखा जाता है और साथ में क्या होता है, उसे कहीं पैकेट में अगर जमा किया जाता है तो उसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। इसके बाद प्यारे बच्चों एक और हेडिंग बनता है जो एग्जाम में आ सकता है। इसके बाद आपके एग्जाम में कोई ऐसे हेडिंग नहीं है जो चैप्टर 1 से बन सकते हैं, और चैप्टर 1 से आपको 5 से 6 नंबर जरूर मिलने वाले हैं। तो देखिए इसके बाद मान लीजिए संतुलित रासायनिक समीकरण एक हेडिंग है जो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण, यानी देखिए जो संतुलित रासायनिक समीकरण होता है, तो देखिए जो रासायनिक समीकरण होता है उसमें क्या होता है, उसमें दो पार्ट होता है, एक होता है अभिकारक, क्या होता है, अभिकारक होता है, और एक होता है उत्पाद होता है। तो आपको समझना होगा कि अभिकारक क्या होता है। देखिए जो कोई भी रिएक्शन होता है यानी कोई भी अभिक्रिया होता है तो उसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों चीजें होती हैं। अभिकारक क्या होता है, देखिए जो रासायनिक अभिक्रिया होता है, एक या अनेक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो होता है अभिकारक होता है और क्या होता है, उत्पाद होता है। अभिकारक क्या होता है, एक भी हो सकता है और अनेक भी हो सकता है, यानी कि अभिकारक में सिर्फ एक भी हो सकता है और अनेक भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए H प्लस का Cl था तो क्या बन सकता है, HCl बन सकता है। अगर यहाँ पे क्या है, मान लीजिए यहाँ पे H2O है, इसको अगर अलग कर देंगे तो H2 और क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। तो यहाँ पे H और Cl दो हो गए, यहाँ पे H2O क्या हो गया, एक हो गया। तो इसी प्रकार यहाँ पे होता है। तो देखिए जो हमारा अभिकारक होता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ क्या कहलाता है, अभिकारक कहलाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और इसके बाद क्या होता है, उत्पाद होता है। उत्पाद क्या होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसे क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। जैसे कि देखिए H और Cl मिलकर क्या बना दिया, HCl बना दिया, और यहाँ पे H2O मिलकर क्या बना दिया, H2O बना दिया। तो अभिकारक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ क्या कहलाता है, अभिकारक कहलाता है। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसे उत्पाद कहते हैं। इसके बाद आ जाएगा संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, प्यारे बच्चों आप लोग जान लीजिए। जब रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक और उत्पाद के तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या होगी, समान होगी, तो उसे क्या बोला जाएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण बोला जाएगा। फिर से समझ लीजिए, जब रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक और उत्पाद के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होगी तो उसे क्या बोला जाएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण। आपसे एग्जाम में संतुलित रासायनिक समीकरण से प्रश्न पूछ सकता है, कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा आपसे पूछ लेगा कि रासायनिक जो समीकरण है संतुलित है या फिर नहीं है। देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे अभिकारक जो है, यहाँ पे अभिकारक के जो हाइड्रोजन की संख्या है यानी H बराबर इसके कितने परमाणु है, एक परमाणु है। Cl के कितने परमाणु हैं,